हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ 20 G20 कंट्रीज़ के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार G20 के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट कर रही हैं और भारत यहाँ पे कैसे अपना पक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हुए आतंकवाद के मुद्दे को और भगोड़े के मुद्दे को इस बार की समिट में उठाते हुए इसको रिप्रेजेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली एनालाइज करेंगे G20 को और भारत की भूमिका को। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज के PDF, वॉइस मैसेजेस और स्पेशल PDF ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं G20 कंट्रीज के बारे में और इसके इतिहास और इसके बेसिक्स के बारे में, ग्राउंड रूट्स के बारे में कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1997 में एक बहुत ही बड़ा एशियन वित्तीय संकट एशिया में था जिसने पूरे विश्व की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक फैसला लिया कि हमें एकजुट होना चाहिए और एक मंच पे आने के बाद हमें कोई प्रकार का डिसीजन वहाँ पे लेना चाहिए टू काउंटर दिस इशू। हमें इस इशू को काउंटर करने के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। उसके बाद 1999 में G20 की शुरुआत की गई और वित्तीय संकट के बाद, मतलब जब वह वित्तीय संकट रिलीज हुआ, जब वो कंप्लीट खत्म हुआ, उसके बाद अधिकतर जितने भी देश वहाँ पे थे उनके वित्त मंत्री या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक वहाँ पे होती थी G20 कंट्रीज के। 2008 में आते हैं, 1999 के बाद 2008 में जितने भी G20 कंट्रीज थे वहाँ से उनके पहला शिखर सम्मेलन आयोजित होना शुरू हुआ और उन शिखर सम्मेलन में वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने हिस्सा लेना शुरू किया। उससे पहले वित्त मंत्री या सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही उस बैठक में शामिल हो रहे थे। 2008 के बाद PM और राष्ट्रपति ने भी स्टार्ट किया और इस संकट का जवाब देने के लिए G20 ने जो भूमिका निभाई थी वह बेस्ट थी उस वक्त, कि जो उस वक्त हमें इस क्राइसिस से बाहर निकलना था। हमें इस प्रकार का एक मंच चाहिए था जहां पे हम बैठ के अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकें और उनको रिजोल्व कर सकें। उसके बाद 2008 में भी इस प्रकार का क्राइसिस आया, उससे बाहर निकलने के लिए भी इन कंट्रीज ने बहुत ही अच्छा एक दूसरे का सहयोग किया। अब बात करते हैं कि G20 कंट्रीज की पहली ऑफिशियल मीट कब हुई थी। वो हुई थी दिसंबर 1999 में और कहाँ हुई थी? बर्लिन में। और 2008 में जैसा कि हमने बात की कि 2008 में दोबारा वैश्विक वित्तीय संकट आया था और उसी के बाद वहाँ पे सभी देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपतियों ने बैठक में आना शुरू किया था। अब ये बात करते हैं जिस प्रकार G20 कंट्रीज के अंदर विश्व में कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी G20 कंट्रीज में शामिल है और इसी रीज़न से विश्व के बहुत से बड़े बड़े संगठन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं विश्व में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, वो G20 कंट्रीज के साथ काम करते हैं। जैसे कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ UN, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन G20 के साथ मिलकर काम करती है क्योंकि G20 में जो कंट्रीज हैं वो विश्व की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में और विश्व के इश्यूज को रिजोल्व करने में और उन पे अपनी बात को रखने के लिए। इसीलिए G20 कंट्रीज के साथ इन प्रकार के जो संगठन है वो अपना काम साथ में करते हैं। अब बात करते हैं G20 कंट्रीज के मेंबर्स के बारे में। तो G20 के सदस्य जितनी भी कंट्रीज हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उनमें से आप देख सकते हैं जैसे कि मोस्टली इंडिया इसका मेंबर है, यहाँ पे आप देख लीजिए चाइना इसका मेंबर है, इंडोनेशिया इसका मेंबर है और यूरोपीय संघ एक सिंगल एंटिटी के रूप में वहाँ पे एक रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार G20 के ये सब मेंबर्स हैं। हाँ, आपको एक बात समझना जरूरी हो जाता है कि यूरोपीय संघ सिंगल एंटिटी के रूप में G20 का सदस्य है, इसलिए कोई यूरोपियन कंट्री जो इसका
अलग से इसका मेंबर नहीं है तो वो कंट्री अपने आप को यूनिकली वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। वहाँ पे यूरोपीय संघ का ही एक वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि G20 के सदस्य किस प्रकार विश्व में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितनी भी टोटल जीडीपी है दुनिया की, उसमें से G20 के पास है नियरली 84 से 85% के आसपास, और टोटल जितना पूरा विश्व में व्यापार होता है उसका 79% तो सिर्फ G20 कंट्रीज के बीच ही हो जाता है। और विश्व की आबादी का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं G20 कंट्रीज के पास है। और जितना टोटल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उसका 79% से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली ये G20 कंट्रीज ही कर दे रही हैं। अब बात करेंगे इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद कि इनका नवीनतम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम्स के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में या फिर सेंटर लेवल की किसी वनडे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रेज होना ऑब्वियस है कि 2018 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। और यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि नवीनतम हुए शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति। तो ये आप याद रखिएगा कि क्या इसका थीम थी और कहाँ ये हुआ था। 2017 का हुआ था जर्मनी के हैम्बर्ग में। अब बात करते हैं G20 में कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में कि क्या मुद्दे हैं जो G20 में अधिकतर उठाए जाते हैं और इस बार भी उठाए गए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे मेन इशू तो यही है, क्योंकि G20 कंट्रीज में बहुत से देश ऐसे हैं जो छोटी इकोनॉमी के साथ भी हैं और बहुत से देश ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ भी हैं, जैसे कि यूएस है, चाइना है, इंडिया है। हम सब बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे हमारा ये हक बनता है और इन कंट्रीज़ का ये आप कह सकते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बनाए रखा जाए कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं विश्व में, जो छोटी कंट्रीज जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी हैं, वो भी सही तरीके से सर्वाइव कर पाए और उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इस प्रकार के मुद्दों को वहाँ पे उठाया जाता है। उसके बाद बात की जाती है श्रम बाजार के भविष्य। चाहे आप स्किल्ड लेबर हो, चाहे आप अनस्किल्ड हो, लेकिन आपके भविष्य के बारे में वहाँ बात की जाएगी। तो ये हुई G20 के दो मुद्दों के बारे में बात। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो विश्व में हर जगह रेज किए जाते हैं कि आपकी वहाँ पर महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए और लैंगिक समानता होनी चाहिए। फाइनली जो न्यू कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था का है। और इस साल जो नया इशू रेज हुआ है वो है चीन और अमेरिका विवाद। जिस प्रकार जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है वो बहुत ही घातक है पूरी विश्व की इकोनॉमी के लिए। और हाँ, लेकिन इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर ये ट्रेड वॉर इसी प्रकार चलता रहा तो। और अब आगे बात करते हैं, ये हुए G20 के कुछ मुख्य मुद्दे जो G20 के कंट्रीज के द्वारा वहाँ रेज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ भारत के मुख्य मुद्दे कि भारत वहाँ पे किस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है। सबसे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम किस प्रकार कंट्रीब्यूट करेंगे, ये नॉर्मल इशू है, ये वहाँ पे उठाया जाता है भारत के द्वारा भी। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, इसके लिए भी हम कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए और किस प्रकार हम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, भारत इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और इसी के चलते हुए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, इसी के चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड भी कुछ दिनों पहले ही मिला था। तो आप उसका आंसर लिखिएगा कि वो क्यों मिला था और वो क्या था। अब बात करते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई। ये इस बार का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट इशू था जो इंडिया के द्वारा वहाँ पर रेज किया गया था, और इसके बारे में हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और एक आतंकवाद जो भारत हमेशा ही रेज करता है, तो भगोड़ा आर्थिक वो क्या था, इशू क्या था, भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई का क्या बात थी। वहाँ पे इंडिया ने एक 9 सूत्रीय एजेंडे को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे सभी देशों के साथ सहमति भी बनाई। ये भारत की जीत थी। तो भारत ने वहाँ पे क्या बात की कि जो भी लोग एक देश से दूसरे देश में मूव कर जाते हैं, उनकी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करके या फिर उनका पैसा गबन करके किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी काटते हैं, विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे लोग, तो उनके साथ क्या किया जाए, उनका जो प्रत्यर्पण है वो जल्द से जल्द किया जाए और जो सदस्य देश हैं वो उसमें सहयोग करें। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
जो है वो जो सूचना है उन लोगों के बारे में जल्द से जल्द उन कंट्रीज के साथ आदान प्रदान करें और शेयर करें। और जो भगोड़े हैं वो आर्थिक अपराधी एक दूसरे जो भगोड़े हैं उनका एक दूसरे के देशों में प्रवेश पे रोक लगा दी जाए। ये तीन मेन मुद्दे थे जो मैंने उस 9 सूत्रीय एजेंडे से उठाए हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ बातें थी। सो फाइनली इंडिया ये चाह रहा है कि जो भी लोग यहाँ से इंडिया का पैसा या फिर किसी भी कंट्री का पैसा गबन करके दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनका प्रत्यर्पण जल्द से जल्द हो या फिर उनको उस देश में एंट्री ही न दी जाए। तो ये हमने बात की G20 के बारे में कंप्लीटली कि क्या उसका रूट्स था, कैसे वो बना, क्या उसकी रिसेंटली समिट हुई है, क्या कैसे उसका शिखर सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे क्या मेन मुद्दे उठाए जाते हैं, किस प्रकार इंडिया वहाँ पे अपने मुद्दे उठाता है। तो फाइनली आपके लिए दोबारा एक बार क्वेश्चन आ जाता है विश्लेषण के लिए। आप अपना कंप्लीट एनालिसिस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस प्रकार इंडिया या फिर पूरा विश्व यहाँ पे G20 की तरफ आर्थिक अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहा है कि हम G20 किस प्रकार विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है और सामाजिक रूप से भी हम विश्व को किस प्रकार हेल्प कर पा रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।